Hi dear students. So in this part we are going to talk about the marvelous use of com frame part 3. इस सीरीज में पहले ही 2 वीडियोस आ चुके हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज गो टू यूट्यूब एंड आई एम श्योर यू आर ऑलरेडी ऑन यूट्यूब, सो जस्ट गो टू द सर्च बार एंड क्लिक marvelous use of com frame part 1, Vedantu VOS. You will be able to find the link and see that video. That's also created by me. Um, and then after that, you can watch marvelous use of ComFrame part 2 with Antu VOS. Then that's also the next video that I had created, which was uploaded around 15 days ago. Now in the same series, this is the marvelous use of ComFrame in part 3. इस सीरीज में मैंने कुछ फॉर्मूले डेवलप किए थे पार्ट 1 में, उनको मैं यूज करूंगा. ठीक है, तो before I like go into this, I'll just have a quick recap of the formula that I had developed. ठीक है, in the part 1. मैं जस्ट एक बार जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं बस फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ कि मैंने क्या डेवलप किया था. पहले पहला फॉर्मूला था, पहला रिजल्ट था कि किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हमेशा 0 रहता है. ठीक है, किसी भी सिस्टम का, चाहे कितना भी रैंडम सिस्टम हो, उसका लीनियर मोमेंटम कॉम के फ्रेम में, उसी के सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में क्या रहता है, 0. ठीक है, सेकंड मैंने डेवलप किया था कि इसको मैंने बकायदा प्रूफ किया था, हमने सारी चीज सारे रिजल्ट्स. सेकंड रिजल्ट जो हमने डराइव किया था वो ये था कि अगर 2 ऑब्जेक्ट सिस्टम हो, ठीक है, जैसे 2 ब्लॉक हो, 2 पार्टिकल हो, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट सिस्टम हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर हमें सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में लिखनी हो, ठीक है, दिस इज वैलिड फॉर 2 ऑब्जेक्ट सिस्टम, तो अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में लिखनी हो तो क्या लिखी जाएगी, हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे म्यू क्या होता है, रिड्यूस्ड मास m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2. ठीक है, और वी रिलेटिव क्या हो गया, किसी भी एक की वेलोसिटी दूसरे के फ्रेम में. सिंस वी आर स्क्वायरिंग इट अप, सो इट विल नॉट मैटर कि v1 माइनस v2 लिखा जाए या फिर v1 प्लस v2 लिखा जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑब्जेक्ट है मास m1 का, लेट्स से इसकी वेलोसिटी v1 वेक्टर इस तरफ है, एंड लेट्स से दूसरा ऑब्जेक्ट है मास m2 का और इसकी वेलोसिटी v2 वेक्टर इस तरफ है, तो इन सिस्टम के कॉम के फ्रेम में जो इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो इस तरीके से लिखी जाएगी. ठीक है, थर्ड हमने लिखा था, अगर 2 ऑब्जेक्ट सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम में लिखनी हो तो उसके 2 तरीके होते हैं. एक तरीका तो हमने बचपन से सीखा है, हाफ m1v1 स्क्वायर. ठीक है, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर. ऐसे तो हम बचपन से लिखते आ रहे हैं. ठीक है, हाफ m1 v1 square plus half m2 v2 square. So this is the usual procedural way of writing the kinetic energy of a two object system in the ground frame. इसी को लिखने का एक तरीका और है, half mu v relative square plus half into total mass which is m1 plus m2 into v com square. ठीक है, तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा है दोनों तरफ, LHS बोलो या RHS बोलो, ग्राउंड फ्रेम में 2 ऑब्जेक्ट सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, तो ये तो पहला वाला तो हमको पता ही है. सेकंड वाले में क्या बोला जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इन दी कॉम फ्रेम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉम. ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा मास कॉम पे कॉन्सेंट्रेटेड है एंड कॉम की स्पीड से मूव कर रहा है. जैसे m1 प्लस m2 नाम का एक पार्टिकल अगर हम कॉम पे बैठा दें और उसको कॉम की स्पीड से मूव करा दें, तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट कैन बी थॉट ऑफ एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉम. तो एक तो ये टर्म आ गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम इन द कॉम फ्रेम. ये रिजल्ट हमने ऊपर भी लिखा था. तो ये एक मार्वलस वे है काइनेटिक एनर्जी लिखने का, टू ऑब्जेक्ट सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखने का. तो in this today's video we are going to use extensively result 3, बहुत बार यूज करेंगे अपन लोग. ठीक है, so I hope you would have understood guys. Let us move to the questions now. In this video I am going to discuss some questions, अच्छे questions, टू ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चंस जो कि अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कराते हैं. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डू दोस क्वेश्चंस बाय मल्टीपल मेथड्स. ओके, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन इन टुडेज सीरीज. ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है वो आई गेस सबने किया होगा मेरे हिसाब से.
क्योंकि आई गेस अगर तुमने एडवांस की क्लासेस करी हैं तो जरूर किया होगा, बट आई गेस जो तुमको आता होगा वो बहुत ही बड़े मेथड से आता होगा, तो उसको हम बहुत ही मतलब एक सिंगल टू लाइन में रिजल्ट निकालेंगे। लेट्स सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव कि काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है हेड ऑन कोलिजन में, उसकी वैल्यू होती है 0.5 यानी कि हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर, वेयर म्यू रिप्रेजेंट्स रिड्यूस्ड मास सिस्टम, v relative represents the relative velocity of the object before the collision, और e इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। फिर हमें दिखाना है hence show that e is 1 for a perfectly elastic collision, हमें पता ही है ऐसा होता है। फिर 0 से 1 के बीच में लाई करता है फॉर पार्शियली इनइलास्टिक, एंड e इक्वल्स टू 0 फॉर perfectly inelastic collision. So of course these results we know, इसमें सारे रिजल्ट्स हमें पता है, इसमें से काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। But again, my aim is here to show these results or rather prove these results in a very elegant manner. Okay, पहला रिजल्ट जो है वो मैं वापस में बताता हूँ कि अपन क्या प्रूव करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ये एक m1 ऑब्जेक्ट है जो कि u1 की स्पीड से मूव कर रहा था, ठीक है, और जो ये एक m2 ऑब्जेक्ट है ये u2 की स्पीड से मूव कर रहा था, राइट। लेट्स से E इज द रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट और इनमें एक हेड ऑन कोलिजन होता है। ऑफ कोर्स अगर कोलिजन हो पाया है तो u1 की वैल्यू u2 से डेफिनेटली बड़ी ही रही होगी, तभी कोलिजन पॉसिबल है, राइट। अब कोलिजन हो जाने के बाद लेटस से m1 की जो स्पीड है वो v1 हो जाती है, ठीक, एंड कोलिजन हो जाने के बाद जो m2 की स्पीड है वो v2 हो जाती है, ठीक है। अब डेफिनेटली v2 की वैल्यू v1 से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि कोलिजन हो जाने के बाद ऑफ कोर्स जो ये ब्लॉक है वो ज्यादा वेलोसिटी से जाएगा, नहीं तो फिर से कोलिजन हो जाएगा। तो ऐसा तो होता नहीं कि भाई कोई चीज भिड़ती रहे, लगातार भिड़ती रहे। एक बार भिड़ी उसके बाद जैसे तुम इमेजिन कर सकते हो कि भाई जो है अगर क्या कहते हैं किसी भी रोड पे गाड़ी और दो कार का कोलिजन हुआ तो वो एक ही बार होता है, ठीक है। मतलब अगर अपन इंजन वगैरह को मतलब इंजन बंद हो जाए या ऐसे समझ लो कि दो बॉल्स का कोलिजन हुआ है तो वो एक ही बार होगा, ठीक है। रादर ऐसा नहीं रहेगा कि होता रहेगा। तो इसका मतलब v2 की वैल्यू v1 से बड़ी हो जाएगी, राइट। अच्छा, नाउ वी हैव टू प्रूव, तो पहला रिजल्ट हमें क्या प्रूव करना है कि अगर E इज द रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट तो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस आएगा सिस्टम में दैट विल बी हाफ इनटू म्यू इनटू v रिलेटिव स्क्वायर, ठीक है, इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों ने एडवांस क्लासेस में रिजल्ट प्रूव किया होगा, तो लेट मी क्विकली टेल यू कि तुमने क्या किया होगा। अगर तुम्हें याद हो इसको रिजल्ट को प्रूव करने के लिए एक बहुत ही लंबा सा डेरिवेशन किया होगा कि पहले तो रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखी होगी, ठीक है, E इज इक्वल्स टू, ठीक है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है, फिर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखी होगी, ठीक है, m1 u1, ठीक है, प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1, ठीक है, प्लस m2 v2। अब थिंक, लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ से यू कैन सी कि v1 और v2 को हम बाकी वेरिएबल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स यू कैन रिप्रेजेंट v1 v2। अच्छा, यहाँ पे जो रिजल्ट निकालना है हमें ये u रिलेटिव के फॉर्म में निकालना है, राइट। ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे जो हमने एक्सप्रेशन गिवन था उसमें v रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटीज बिफोर द कोलिजन बोला गया है, तो उसके सिंबल हमने u चूज कर लिया है, v हमने फाइनल चूज कर लिया है, तो दैट मीन्स वी हैव टू रिप्रेजेंट दी, लाइक हमारा जो रिजल्ट आएगा वो इस टाइप से आएगा, ठीक है, यू रिलेटिव आएगा यहाँ पे, बी केयरफुल, ठीक है, वी रिलेटिव नहीं आएगा, यू रिलेटिव आएगा, बिकॉज हमने यू इज द सिंबल दैट वी हैव चोजन फॉर वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन, ठीक है। तो यहाँ से v1 v2 तुमने बाकी देखो यहाँ पे तो दो इक्वेशन है v1 v2 में, एक तो ये वाली इक्वेशन हो गई, ठीक है, और दूसरी ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो बेसिकली यू हैव गॉट टू इक्वेशंस v1 और v2 में, तो यहाँ से यू कैन से v1 और v2 की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, ठीक है, और v1 की v2 की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो फिर तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख लो, और फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो पता ही है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और उसको डिफरेंस ले लो, तो वो जो डिफरेंस आएगा वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। उसकी वैल्यू बहुत सारे मैनिपुलेशन के बाद ऐसी आ जाएगी। दिस इज द प्रोसीजरल यूजुअल वे by which most of you would have done this result, and it would be a very very big derivation, ठीक है। now we can derive this in one shot, uh, let me tell you how, ठीक है। मेथड वन मैंने बता दिया, मेथड टू कैसे कर सकते हो, विच इज वेरी एलिगेंट मेथड। सिस्टम की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, अगर तुम यहाँ पे देखो
तो सिस्टम की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है कॉम फ्रेम मतलब सॉरी ग्राउंड फ्रेम में, नॉट इन दी कॉम फ्रेम, लेट मी टेल यू ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है। तो उसको लिखने का जो तरीका है वो मैंने आज बताया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जा सकती है, हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ इंटू एम इंटू वी कॉम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एम क्या है, टोटल मास, ठीक है। एम की वैल्यू क्या हो गई, m1 प्लस m2, ठीक है, ये हो गई। दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो वी कैन से फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ इंटू एम इंटू वी कॉम स्क्वायर। नाउ बी केयरफुल, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं किया, मैंने कहा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो पहले था वही बाद में रहेगा। क्या रीजन है इसका, बहुत सिंपल, भाई लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, देयरफॉर वी कैन से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, राइट। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। अब यू कैन सी दिस, ये देखो v2 माइनस वी1 क्या है, इसको अपन v रिलेटिव बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी बेसिकली। और u1 माइनस u2 क्या है, इसको भी अपन u रिलेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि रिलेटिव सिंस अपन स्क्वायर कर रहे हैं तो चाहे v2 माइनस वी1 को v रिलेटिव बोलो, चाहे v1 माइनस v2 को रिलेटिव बोलो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, स्क्वायरिंग करने में इट विल हार्डली मैटर, ठीक है। तो यहाँ से यू कैन सी कि v रिलेटिव जो है दैट इज नथिंग बट e टाइम्स u रिलेटिव, है ना। इस सेकंड एक्सप्रेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू म्यू इंटू ई स्क्वायर यू रिलेटिव स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम इंटू वी कॉम स्क्वायर, आ गया हमारा रिजल्ट। जो लॉस है, लॉस, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चेंज, चेंज तो फाइनल मास इनिशियल डिफाइन किया जाता है, लॉस इन के, ठीक है, लॉस इन के मतलब पहले कितनी थी माइनस बाद में कितनी हो गई, कितनी कम हो गई, ठीक है। तो के ई इनिशियल, ठीक है, माइनस के ई फाइनल, दिस द लॉस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अब देखो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म, ठीक है। तो यू विल गेट हाफ इंटू म्यू इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। नाउ दोज हु हैव डन दिस डेरिवेशन बाय मेथड वन would actually be able to understand कि how elegant this method is, ठीक है। तो कितना शानदार मेथड है ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वन मोर थिंग, फ्रॉम हियर ऑन वी कैन ऑल्सो सी दैट कि रेस्टिट्यूशन की वैल्यू वन क्यों होती है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, एंड रेस्टिट्यूशन की वैल्यू जीरो क्यों होती है पार्शियली इलास्टिक, पार्शियली सॉरी परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन में जीरो क्यों होती है, एंड वन से जीरो के बीच में क्यों लाई करती है पार्शियली इनलास्टिक कोलिजन में। यू कैन से कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी रहती है हेड ऑन कोलिजन में वो इनिशियल के बराबर हो जाती है, ठीक है। हेंस वी कैन से दैट कि जो देखो अगर इनिशियल और फाइनल को सेम रखना है, ठीक है, तो व्हाट वी कैन से जो वी रिलेटिव की वैल्यू आनी चाहिए, देखो ये वाला टर्म तो चेंज हुआ ही नहीं, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ठीक है। देखो ये वाला टर्म तो चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। और अगर हमें फाइनल और इनिशियल को सेम रखना है तो फिर अपन कह सकते हैं कि ये वाला टर्म भी सेम रहना चाहिए, यू रिलेटिव और वी रिलेटिव की वैल्यू भी सेम होनी पड़ेगी, विच मीन्स कि यहाँ से इफ यू सी जो ई को हमने डिफाइन किया है दैट इज नथिंग बट वी रिलेटिव अपॉन यू रिलेटिव, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, वन, ठीक है, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, है ना, राइट। अब यहाँ से तुम ये देखो कि अगर जो है अपन ये कहते हैं कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो सकता है काइनेटिक एनर्जी का, राइट। इफ यू रिमेंबर यू नो दैट कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो सकता है काइनेटिक एनर्जी का। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी ओवर हियर, अगर तुम इस एक्सप्रेशन में देखो, ठीक है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ठीक है, इसमें तुम देखो तो जो ये है काइनेटिक एनर्जी का पार्ट, इसको तुम छू भी नहीं सकते, मतलब यू कैन नॉट टेक अवे दिस पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम, क्योंकि ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो कॉम के मोशन की वजह से आ रही है, और कॉम की वेलोसिटी को तुम चेंज नहीं कर सकते बिकॉज लीनियर मोमेंटम को कंजर्व रहना है, देयरफॉर दिस पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी टच्ड, ये सिस्टम तुम्हें नहीं देगा। एट मैक्स यू कैन टेक अवे दिस पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट मैक्स, जब ये पूरा का पूरा तुम सिस्टम से छीन लोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है वो हो जाएगा। पूरा छीन लेने का मतलब है कि भाई तुम यू रिलेटिव को जीरो कर दो, यू रिलेटिव मतलब जो तुमने बाद में वी रिलेटिव हो जाएगा उसको जीरो कर दो, समझ में आ रही बात, भाई कोलिजन के बाद तुमने यू रिलेटिव का नाम वी रिलेटिव लग दिया है और उसको तुमने जीरो कर दिया, दैट मीन्स ई बिकम्स जीरो बिकॉज वी रिलेटिव बिकम्स
0, and we say that maximum loss of kinetic energy has happened. ठीक है, तो यहाँ से जो तुमने रिजल्ट्स पढ़े होंगे वो एकदम साफ साफ दिख रहे हैं कि हैज हैपेंड। ठीक है, और इसमें जो है ई की वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, इस ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो गया। ठीक है, तो यू कैन सी कि परफेक्टली इलास्टिक में कोई लॉस नहीं आया, परफेक्टली इनइलास्टिक में पूरा लॉस आ गया। और अगर इन दोनों के बीच का केस है तो वी कैन से कि भाई वी रिलेटिव की वैल्यू देखो, अगर वी रिलेटिव की वैल्यू यू रिलेटिव के बराबर थी तो फिर ई इक्वल्स टू 1 था और कोई लॉस नहीं हुआ। अगर वी रिलेटिव की वैल्यू यू रिलेटिव से मतलब, और अगर वी रिलेटिव की वैल्यू 0 हो गई तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो गया एंड ई की वैल्यू 0 हो गई। और अगर इनके बीच का कुछ केस है तो फिर हम बोल सकते हैं कि वी रिलेटिव की वैल्यू 0 भी नहीं हुई होगी और बराबर भी नहीं रहेगी, यानी वी रिलेटिव की वैल्यू ई रिलेटिव यू रिलेटिव से थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेसिकली इस केस में क्या आएगा, मतलब पार्शियली इलास्टिक केस में क्या आएगा, इसकी मतलब वी रिलेटिव की वैल्यू, एक सेकेंड, वी रिलेटिव वैल्यू यू रिलेटिव से छोटी हो जाएगी। ठीक, वी रिलेटिव विल बी लेस देन यू रिलेटिव। ठीक है, तो इस केस में सम लॉस इन के ही हैपेंस। ठीक है, इन के ही हैपेंस partially in elastic collision, and hence we say that E is less than 1 and 0 से बड़ा। ठीक है, I hope guys you would have understood. It's a very nice explanation। ये जो थर्ड रिजल्ट है ना, जो काइनेटिक एनर्जी का ग्राउंड फ्रेम में लिखने का जो तरीका है, ऑल्टरनेटिव मेथड, इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग मेथड गाइस, बहुत ही शानदार मेथड। इसके यूज को मैंने तुम्हें पिछले पार्ट 2 में एक्सटेंसिवली दिखाया था कि पार्ट 2 में अपन इसका यूज कैसे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में, मतलब जे एडवांस प्लस लेवल के क्वेश्चंस में मैंने इसे करके दिखाया था, राइट। ओके, नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों को परेशान करते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू 3 मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, थ्री मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहाँ पे एक 2 kg का ब्लॉक है। ठीक है, और ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, एंड दिस इज 1 kg ब्लॉक एज वेल, एंड इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है कितनी, 100 न्यूटन पर मीटर, राइट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि इस केस में जो 1 kg ब्लॉक को हमने 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी है राइट की तरफ। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड दी मैक्सिमम एक्सटेंशन इन दी स्प्रिंग। ठीक है, सिस्टम नहीं बोलना चाहिए, स्प्रिंग बोलना चाहिए। ठीक है, फाइंड दी मैक्सिमम एक्सटेंशन इन दी स्प्रिंग। ठीक है, नाउ लेट अस see how we can do this by multiple methods. So method one is the procedural method. ठीक है, नाउ द आइडिया इज कि जब मैक्सिमम एक्सटेंशन आया होगा तो दोनों ब्लॉक्स की स्पीड सेम हो गई होगी। ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग, तुमने बहुत बार सुना होगा कि ऐसा बोलते हैं कि जब मैक्सिमम एक्सटेंशन आया होगा तो उस समय दोनों ब्लॉक्स की स्पीड सेम हो गई होगी। इट्स वेरी इजी टू सी कि जैसे मैं तुम्हें ऐसे समझाऊं कि जैसे तुम ये सोचो कि अभी ब्लॉक 2 की वेलोसिटी 0 है। ठीक है, और ब्लॉक 1 की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लॉक 1 फास्ट जा रहा है, यानी स्प्रिंग में एक्सटेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट। तो अगर स्प्रिंग में एक्सटेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगा तो उससे क्या होगा, ब्लॉक 2 की वेलोसिटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, राइट, एंड ब्लॉक 1 की वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी, राइट। लेट अस से एट एन इंस्टेंट ब्लॉक 2 की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। ठीक है, एंड ब्लॉक 1 की वेलोसिटी घट के 4 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। ठीक है, ब्लॉक 2 की मैंने कितनी बोली, 1 मीटर पर सेकंड, एंड ब्लॉक 1 की कितनी बोली, 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन अभी भी ब्लॉक 1 तेज जा रहा है, दैट मीन्स अभी भी एक्सटेंशन बढ़ रहा है। ठीक है, यानी ब्लॉक 2 की वेलोसिटी अभी और बढ़ रही है। लेट से ब्लॉक 2 की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, लेट से इसकी वेलोसिटी घट के भी 2 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, इस समय दोनों एक साथ सेम स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, और इसके पहले पहले तक, मतलब इस सिचुएशन के आने से पहले पहले तक ब्लॉक 1 हमेशा ब्लॉक 2 से तेज जा रहा था, दैट मीन्स एक्सटेंशन बढ़ रहा था। ठीक है, अब इस समय स्प्रिंग में खूब सारा एक्सटेंशन आ चुका है, यानी कि ब्लॉक 1 की स्पीड अभी और कम होगी। तो लेट्स से ये मान लिया, लेट्स से क्या कहते हैं 0 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, या फिर 1 मीटर पर सेकंड मान लो।
ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है, एंड 2 की 2.5 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। 2.5 क्यों लिखा मैंने, अभी उस पर मत ध्यान मत दो, वो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन सोच के लिख रहा हूँ, फॉरगेट दैट। तो बस ये देखो कि अब 2 की स्पीड 1 से बड़ी हो गई, अब 2 इज ट्राइंग टू कैच अप 1, ठीक है, 2 इज ट्राइंग टू कैच अप 1। तो क्या होगा, अब स्प्रिंग का एक्सटेंशन घटना शुरू हो जाएगा, मतलब जैसे ही ये वाली सिचुएशन क्रॉस हुई, ब्लॉक 2 इज ट्राइंग टू block 2 will now move faster and extension will start decreasing. Therefore we can say that जब दोनों की velocity सेम हो जाती है तो उस समय वी कैन से कि दोनों स्ट्रिंग में एक्सटेंशन मैक्सिमम हो जाती है। इसको समझाने का एक तरीका और है कि ब्लॉक 2 के फ्रेम में अगर अपन आ जाएं तो ब्लॉक 1 इज इनिशियली गोइंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, hence spring will get extended, block 1 will retard, will stop and will come back. तो जिस समय ब्लॉक 1 will stop in the frame of block 2, can we say that उस समय maximum extension आया होगा? If you think carefully, in the frame of block 2, block 1 moves right, stops and comes back. That means कि इस समय जब block 1 stops in the frame of block 2, that is the reason, that is the case of maximum extension. तो that means जब block 1 रुक गया block 2 के frame में, so in the ground frame they must have had equal velocities, right? आई होप ये समझ में आ गया होगा। सो द आइडिया इज कि दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम हो जाएगी इन द ग्राउंड फ्रेम, दिस इज द आइडिया, ओके। नाउ सो लेट्स सी द मेथड वन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो अगेन वी कैन से कि मैं इसी लॉजिक को यूज करूंगा जो तुमने अब ये वैसे ये बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बेसिकली लेट्स से इस समय मैक्सिमम एक्सटेंशन आ चुका है, ठीक है, और ब्लॉक 1 भी स्पीड v से मूव कर रहा है एंड ब्लॉक 2 भी स्पीड v से मूव कर रहा है, ब्लॉक 1 भी स्पीड v से मूव कर रहा है, एंड लेट्स से इसमें जो एक्सटेंशन है वो x मैक्स आ चुका है, राइट। सो वी कैन कंजर्व द लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ 2 वाज 0, ठीक है, प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ 1 वाज 6, 1 into 6, ठीक है। We can conserve the linear momentum because there is no net external force on the system along the x-axis. Spring force internal force है, ठीक है। So this was the linear momentum. Final momentum क्या हो जाएगा, 2 into v plus 1 into v, ठीक है, 2 into v plus 1 into v। तो बेसिकली यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई, यू कैन सी v की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ वी कैन कंजर्व द एनर्जी, सो इनिशियल एनर्जी ऑफ 2 kg was 0, हाफ इंटू 2 into 0 स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल एनर्जी ऑफ 1 kg was हाफ इंटू 1 into 6 स्क्वायर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, एंड देयर वाज नो एनर्जी इन द स्प्रिंग, तो इसको जीरो लिख दिया हमने। फाइनली जब 2 kg मूव कर रहा है v स्पीड से, तो 2 kg काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। फिर 1 kg इज ऑल्सो मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड, तो हाफ इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर, प्लस रिमेनिंग एनर्जी हैज गॉन इन द स्प्रिंग, सो हाफ इंटू k इज 100 इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स मैक्स स्क्वायर, दिस इज द आइडिया, ठीक है। नाउ फ्रॉम हियर यू कैन स्ट्रेट अवे से कि ये जो तुम्हारा आंसर आएगा यहाँ से एक्स मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू कैन सी, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, दिस इज 6 स्क्वायर बाई 2 इज 18, ठीक है, दिस विल बी इज इक्वल्स टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 4 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 इज 2 प्लस 100 बाई 2 इज 50, राइट, इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर, राइट। सो व्हाट डू वी गेट, एक्स मैक्स स्क्वायर की वैल्यू is what we are getting, 18 minus 6 is 12 by 50, right? So this becomes 6 by 25, 6 by 25, so x max becomes root of 6 by 5, okay, this is the value of the x max, right? I hope you would have understood this method number 1, ठीक है। method number 1 I hope समझ में आ गया होगा, ठीक है। now let's go to method number 2, ठीक है, let's go to method number 2, right? so method number 2 में क्या है, method number 2 is very interesting method, ठीक है, like what we have just used, like you know, method number 2 में जो इक्वेशन हमने डराइव की थी, हाफ म्यू, ये काइनेटिक एनर्जी लिखने का जो तरीका है, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर, ग्राउंड फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी लिखने का जो तरीका है, ये अपन यूज करेंगे, ठीक है।
नाउ थिंक केयरफुली, मैं इसको एक ही लाइन में कर देता हूँ यहाँ पे। थिंक केयरफुली, सी दी सिचुएशन वन एंड सिचुएशन टू। कैन बी से दैट इनिशियल, अब मैं एनर्जी कंजर्व कर देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ इंटू म्यू कितना है, रिड्यूस मास। रिड्यूस मास कितना हो गया, 2 × 1 / 3, ठीक है। म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 2/3, ठीक है। इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर, यू रिलेटिव कितना था, तो 2 के फ्रेम में 1 की वेलोसिटी 6 थी, तो 6 स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ एम वी कॉम स्क्वायर। अब वी कॉम निकालने की जरूरत नहीं है, आई विल टेल यू व्हाई, ठीक है। हाफ इंटू टोटल मास इंटू वी कॉम स्क्वायर, अभी निकालने की जरूरत नहीं, उसको ऐसे ही लिख लेने देते हैं। इनिशियली स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं है, तो स्प्रिंग की एनर्जी 0 हो गई, ठीक है। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड। तो फाइनल एनर्जी क्या लिखी जाएगी, हाफ into mu, which is 2/3 into v relative. You can see that v relative has become 0 because दोनों ब्लॉक सेम स्पीड से मूव कर रहे होंगे, ठीक है। v कॉम की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई बिकॉज लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो उसको एज इट इज लिख दो। इसीलिए मैंने कहा था लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो कैंसिल हो जाएगा। प्लस स्प्रिंग में कितनी एनर्जी आ गई, हाफ इंटू के कितना है 100 इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर। यू कैन सी यू हैव गॉटन योर आंसर इन वन लाइन, ठीक है। तो यहाँ से यू कैन सी कि ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग एज सिंपली 2/3 इंटू 36, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू 100 इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर। तो यहाँ से दिस इज हाफ इंटू 2/3 36, सॉरी, ये हाफ से हाफ मिस हो गया, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो एक्स मैक्स की वैल्यू आ जाएगी from here 2 into 36 upon 3 into 100, okay. So 3 ones are 3 12s are, okay, and this will become 6 upon 25 x max square, which means x max is root 6 upon 25 exactly, okay, which is what you had gotten, okay. Let's go to method number 3, let's go to method number 3, ठीक है। मेथड नंबर 3 को पे जाने से पहले आई वुड वांट यू टू रिकलेक्ट वन और टू कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। एक दो कॉन्सेप्ट में रिकलेक्ट करा देता हूँ। ये तुमने न्यूटन्स लॉज में पढ़ा होगा कि K इंटू एल ऑफ अ स्प्रिंग इज कांस्टेंट, मतलब अगर मैं एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ एल नॉट है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के नॉट है, ठीक है। अब अगर इसको मैं कट कर दूं दो पार्ट्स में, ठीक है, या तीन पार्ट में, कितने भी पार्ट्स में, ठीक है, सच दैट पहले पार्ट की जो नेचुरल लेंथ है वो L1 होगी और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट की नेचुरल लेंथ L2 हो गई, ठीक है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 हो गया, राइट। तो जो K इंटू एल का प्रोडक्ट होता है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आई होप ये तुमने न्यूटन्स लॉज में पढ़ा होगा कि K इंटू एल नॉट इक्वल्स टू, ये सारी वैल्यूज आपस में बराबर होती है, ठीक है। इफ यू हैव जस्ट रीड दिस, ठीक है, एक चीज, ठीक है। सेकेंडली एक कॉन्सेप्ट और याद दिलाता हूँ कि ये तुमने एसएचएम या वर्क एनर्जी में ही सीखा होगा, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि जैसे मान लो ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ये ब्लॉक ऑफ मास एम है और ये सिस्टम ऐसे ग्राउंड पे रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन में ध्यान करा रहा हूँ, तो मैं दोनों सिचुएशन ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे मान लो उस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम पोजीशन से वी नॉट स्पीड दे दी, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से वी नॉट स्पीड दे दी, ठीक है। एंड आई आस्क यू व्हाट इज दी मैक्सिमम एक्सटेंशन, तो हाउ विल यू फाइंड इट, बहुत सिंपल है। मैक्सिमम एक्सटेंशन के समय ब्लॉक की स्पीड 0 हो जाएगी, तो हाफ इंटू एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू के एक्स मैक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ से सीधा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको तुम एस एच एम मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, वी नॉट की वैल्यू ए ओमेगा लिख के, वहां से भी आ जाएगा, बट दिस इज ऑल्सो इक्वली फाइन, ठीक है। तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया, यहाँ से एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एम वी नॉट स्क्वायर बाई के, ठीक है, और ये इसका अंडर रूट, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स मैक्स। सिमिलरली रिमेंबर, अगर मैंने सेम सिस्टम है, ठीक है, सेम सिस्टम है, अगर मैंने इस सिस्टम को इस सिस्टम के पास वेलोसिटी वी नॉट है, ठीक है, इसका मास एम है और स्प्रिंग कांस्टेंट के है, राइट। अब अगर मैंने इसको हमने वेलोसिटी नहीं दी, सॉरी, इस बार हमने वेलोसिटी नहीं दी, इस बार हमने फोर्स एफ, अभी ये इक्विलिब्रियम पे था, ठीक है, अभी देयर वाज नो फोर्स, ठीक है, इक्विलिब्रियम नहीं, अभी ये नेचुरल लेंथ पे था, रादर अभी ये नेचुरल लेंथ पे था, ठीक है, और देयर वाज नो वेलोसिटी,
ठीक है, तो अभी क्या है, नेचुरल लेंथ पे है, देयर इज नो वेलोसिटी। अब हमने यहाँ पे एफ नॉट फोर्स लगा दिया कांस्टेंट, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द मैक्सिमम एक्सटेंशन? तो थिंक केयरफुली, इसको तुम अगर एसएचएम से देखना चाहो तो क्या होगा, इस समय वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, इस समय वेलोसिटी जीरो है। जब इक्विलिब्रियम आएगा, तो इक्विलिब्रियम से पहले पहले तक देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि फोर्स जीरो हो गई, ब्लॉक पे फोर्स जीरो हो गई, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया है, ठीक है। यानी कि जो स्प्रिंग फोर्स रहा होगा, जैसे जब ब्लॉक यहाँ पहुंच गया, तो जो लेफ्ट वर्ड्स स्प्रिंग फोर्स है, के नॉट के एक्स नॉट का, ठीक है, के एक्स नॉट का जो स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, के एक्स नॉट का जो स्प्रिंग फोर्स है, वो किसके इक्वल हो गया, वो एफ के इक्वल हो गया, ठीक है। तो वी कैन से कि ये तो इक्विलिब्रियम है, बट यहाँ पे ब्लॉक रुकेगा नहीं, बी वेरी केयरफुल, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे ब्लॉक रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि इसके पहले पहले तक ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी। थिंक केयरफुली, इसके पहले पहले तक तो एफ नॉट हमेशा के एक्स से बड़ा है ना। सोचो, यहाँ पे तो के एक्स जीरो है, फिर के एक्स की थोड़ी वैल्यू आई, फिर के एक्स की वैल्यू और बढ़ी, फिर के एक्स की वैल्यू और बढ़ी, यहाँ पे जाके के एक्स की वैल्यू एफ नॉट के बराबर हुई। हेंस इसके पहले पहले तक तो एफ नॉट की वैल्यू के एक्स से ज्यादा थी, देयरफॉर ब्लॉक वाज एक्सेलरेटिंग, है ना। इसके बाद हेंस दिस विल ब्लॉक विल क्रॉस दिस पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, विद मैक्सिमम स्पीड। यही तो होता है एसएचएम के अंदर, ठीक है। तो ये जो एक्स नॉट की वैल्यू है, दिस कैन बी रिटन एज एफ नॉट बाई के, ये कितना हो गया, एफ नॉट बाई के, ठीक है। एंड ब्लॉक विल फर्दर गो द सेम डिस्टेंस ऑन द अदर साइड एंड इट विल स्टॉप हियर, ठीक है। तो ये वापस यहीं पे जाके सेम डिस्टेंस पे जाके रुकता है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई, ये लेफ्ट एक्सट्रीम है, ये राइट एक्सट्रीम है। दिस इज व्हाट यू कॉल एम्पलीट्यूड आल्सो, दिस इसको ही तो अपन एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। तो जो टोटल मैक्सिमम एक्सटेंशन आया, जो टोटल मैक्सिमम एक्सटेंशन आया वो कितना आया, टू एफ नॉट बाई के, टू एफ नॉट बाई के आया ये टोटल मैक्सिमम एक्सटेंशन। व्हाट इज द आइडिया, कि अगर हम एक ब्लॉक को स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से पुल करें कांस्टेंट फोर्स लगा के, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना आता है, टू एफ बाई के, कितना आता है, टू एफ बाई के, ठीक है। इसी का मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे मान लो ये स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है, राइट, किसी इंसान ने इसको पकड़ा हुआ है, सच दैट दिस स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, और अब इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और अब मैंने अगर इसे रिलीज कर दिया, तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम एक्सटेंशन? तो द आंसर इज मैक्सिमम एक्सटेंशन की वैल्यू कितनी आएगी, टू एम जी बाई के, बिकॉज यू कैन थिंक कि यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स एम जी का लग रहा है। तो जब एम जी इक्वल्स टू के एक्स नॉट बनेगा, ठीक है, उस समय इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये एक्सटेंशन एम जी बाई के आ जाएगी, एंड ब्लॉक विल गो फर्दर डाउन द सेम डिस्टेंस, ठीक है, एंड इट विल स्टॉप फॉर द मोमेंट। तो ये जो टोटल एक्सटेंशन आएगी एम जी बाई टू एम जी बाई के हो जाएगी, ठीक है। This is velocity zero position, which is the one extreme of the SHM, and this is the force zero position, which is the equilibrium position of the SHM, and this is again the velocity zero position, which is the other extreme of the SHM. So I hope you would have understood. The idea is what I am trying to explain is कि अगर एक ब्लॉक पे एक रिलैक्स्ड स्प्रिंग पोजीशन से एफ नॉट फोर्स लगना शुरू हो, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए टू एफ बाई के आती है, राइट। तो अब देखो, इन सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें आने चाहिए, एसएचएम के सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जिसको मैंने तुम्हें रिवाइज कराया है, ठीक है। अब मेथड 3 पे अपन आ जाते हैं, ठीक है, लेट्स यूज मेथड 3, ठीक है, मेथड 3 पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो आई विल ड्रॉ दी सिचुएशन अगेन, ठीक है। तो मेथड 3 में क्या हुआ, सॉरी, सो बेसिकली दिस इज अ ब्लॉक, ठीक है, इसका ये ब्लॉक का मास कितना हो गया, 2 kg, ठीक है, इस ब्लॉक का मास क्या हो गया, 1 kg, राइट, ओके। And this was given 6 meter per second, right, and this k was 100, ठीक है। Now think carefully guys what I'm going to tell you, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहीं 2 kg के आसपास यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं इस स्प्रिंग की लेंथ को एल नॉट बोलूं, इस स्प्रिंग की लेंथ को अगर मैं एल नॉट बोलूं, so can we say that कि ये डिस्टेंस 2L0/3 होगी, ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस विल बी L0/3। आर यू
लाइक कन्विंस्ड अबाउट दिस? ऑफ कोर्स, ठीक है, बिकॉज मास मोमेंट्स, बिकॉज ये 2 kg है, तो मास मोमेंट्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो होते हैं, तो अगर मतलब बेसिकली मास के इनवर्स रेशियो में सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, है कि नहीं? आई थिंक दिस इज वेरी वेरी ऑब्वियस, ठीक है, तो एक कॉम यहाँ पे लाई करेगी, ठीक है। अब कॉम की वेलोसिटी एक बार फटाफट निकाल लो। कॉम की वेलोसिटी क्या है? तो वो आ जाएगी 6 × 1 + 2 × 0 डिवाइड बाई 3, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। सो कॉम इज मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज द सिस्टम इन द कॉम फ्रेम, ठीक है, वी आर गोइंग टू एनालाइज द सिस्टम इन द कॉम फ्रेम। लेट्स सिट ऑन कॉम फ्रेम, एक बार कॉम फ्रेम पे बैठ जाते हैं और एक बार सिर्फ 1 kg को देखते हैं। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। बहुत ही अमेजिंग मेथड है ये। सिर्फ मैं 1 kg को देखता हूँ, ठीक है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता 2 kg क्या कर रहा है, मैं कॉम पे बैठा हुआ हूँ। तो डू यू अंडरस्टैंड कि कॉम पे बैठने का क्या मतलब है? कॉम पे बैठने का मतलब है कि ये पॉइंट अब नहीं हिलेगा, ये पॉइंट अब नहीं हिलेगा, ये कॉम है। दिस ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट्स कॉम एंड ये नहीं हिलेगा अब, ये नहीं हिलेगा। दैट मीन्स कि ये स्प्रिंग, एक छोटी स्प्रिंग, जैसे तुम अब इस स्प्रिंग को देख रहे हो बस, ठीक है, तो इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है? 12 नॉट बाई 3। इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है? 12 नॉट बाई 3। तो इसका जो k है, अगर इसकी लेंथ हमने 2/3 कर दी तो उसका k 3/2 हो जाएगा, बिकॉज k इन 12 कॉन्स्टेंट होता है। तो जो इतनी स्प्रिंग है उसका k कितना हो गया होगा? 300/2। इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया? 150। ये इसका k हो गया, ठीक है। तो रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग कि बस मैं राइट स्प्रिंग को देख रहा हूँ, ये पॉइंट फिक्स हो चुका है, दिस पॉइंट हैज बिकम फिक्स्ड, ये पॉइंट नहीं हिलता क्योंकि मैं कॉम फ्रेम में आ चुका हूँ, तो इस पे ये फिक्स है। और कॉम के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मैं कॉम पे बैठ के इसको देख रहा हूँ, 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई इसकी, ठीक है। अब मुझे तुम बता सकते हो कि इस कॉम के फ्रेम में इस 1 kg की मैक्सिमम एक्सटेंशन कितनी आएगी? बिल्कुल बता सकते हो भाई, हाफ इंटू, अभी तो बताया था, हाफ इंटू 1 × 4 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी गिवन की कितनी आई? हाफ इंटू 1 × 4 स्क्वायर, दैट शुड बी हाफ इंटू k इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर। ये सही है? आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये एक्स मैक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 16/150। आर यू क्लियर टिल हियर? एक्स मैक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, विच मीन्स 4, मतलब बेसिकली ये तुम्हारा आंसर आ गया अंडर रूट ऑफ, ये जो भी आया अंडर रूट ऑफ 16/150, राइट। एक्स मैक्स 1 बोल देते हैं इसको। नाउ ये तो इस पार्ट में आ गया आंसर, ठीक है। अब करने को तो अपन सेम इस पार्ट में भी कर सकते हैं, बट अब लेफ्ट पार्ट को करने की जरूरत नहीं, हमें तो टोटल स्ट्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालनी थी और हमने राइट पार्ट की निकाल ली। अब लेफ्ट पार्ट में भी सेम लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन वो लगाने की जरूरत नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेंटर ऑफ मास कभी मूव नहीं कर सकता, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेंटर ऑफ मास कभी मूव नहीं कर सकता, है कि नहीं? तो अगर ये x मीटर इस तरफ चलेगा तो इस वाले को 2x/2 चलना पड़ेगा, ऑब्वियस है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, भाई सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर ये 1 मीटर चलता है तो ये हाफ चलेगा लेफ्ट की तरफ, इजंट इट? तभी तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। 1 kg 2 kg की बात हो रही है ना। तो अगर जो राइट वाला 1 kg है, अगर वो इतना चला, √16/150 चला, है कि नहीं, तो जो लेफ्ट वाला है जो 2 kg है, ठीक है, वो कितना चला होगा? हाफ ऑफ दिस। सोचो इस बात को ध्यान से सोचो, मैंने क्या कहा? हाफ ऑफ दिस चला होगा। तो कैन वी से दैट कि एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? जितना 2 चला प्लस जितना 1 चला, तो यानी कि एक्स मैक्स 1 प्लस एक्स मैक्स 2, विच मीन्स 3/2 इंटू √16/150, ठीक है। अब इस वैल्यू को देख लो क्या आ रही है, ठीक है। यहाँ से ऊपर से 16 का √4 है, ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है 2 इंटू √150, ठीक। तो कितना हो गया ये? 6 अपॉन, नहीं, 3 × 2 = 6, यस, 6/√150, ठीक है। एक √6 और ये 150 में भी 6 छुपा हुआ है, तो 25 आ गया, ये 5 आ जाएगा आई गेस। 25 का रूट 25 बन गया ना, तो 5 बन जाएगा ये √6/5। एंड इफ यू रिमेंबर दिस वाज द सेम थिंग दैट वी डिड, मतलब दिस वाज द सेम आंसर दैट वी गॉट, √6/5, है कि नहीं? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्या किया हमने। हम कॉम पे बैठ गए और कॉम के फ्रेम में हमने सिर्फ राइट पार्ट ऑफ द स्प्रिंग को एनालाइज कर लिया और लेफ्ट पार्ट ऑफ द स्प्रिंग का आंसर अपने आप आ गया। तो बेसिकली ये मैंने 2 ब्लॉक सिस्टम को सिंगल ब्लॉक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस मेथड को यूज करके तुम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो उसका,
वैसे तो बच्चों ने रटा होता है टाइम पीरियड, 2 पाई म्यू बाई के आता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाई के, म्यू इज रिड्यूस्ड मास। बट इस मेथड को यूज करके तुम निकाल सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मानते हो कि जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। देखो, अ, ये मानते हो कि जैसे कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में 1 kg अपना एसएचएम कर रहा होगा, ठीक है, ऐसे 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 एसएचएम कर रहा होगा, और 2 kg भी ऐसे ऐसे एसएचएम कर रहा होगा, है कि नहीं, और दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा। भाई सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में लीनियर मोमेंटम हमेशा जीरो रहता है, ठीक है। जब 1 kg यहाँ पे आके रुकेगा तो 2 kg यहाँ पे आके रुकेगा, फिर 1 kg जब यहाँ पे आके रुकेगा तो फिर 2 kg यहाँ पे आके रुकेगा, है कि नहीं। और जब 1 kg की मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी तो 2 kg की मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी, क्योंकि 1 kg अगर मैक्सिमम वेलोसिटी पे है तो स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ होगा, तो अगर स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं तो 2 kg की मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। कैन वी से दैट, यानी दोनों का टाइम पीरियड सेम ही आएगा। तो अब ये चाहे तो वो टाइम पीरियड तुम चाहे 1 kg की तरफ से निकाल लो, चाहे 2 kg की तरफ से निकाल लो, चाहे तो पूरे मोशन की तरफ से निकाल लो। तो अपन ने तो 1 kg की तरफ से निकाल लेते हैं। ये तो एक सिंगल ब्लॉक सिस्टम कन्वर्टेड है। टाइम पीरियड क्या होता है इसका हमें पता है, 2 पाई रूट ऑफ m/k होता है इसका टाइम पीरियड, तो हमें तो पता ही है आंसर। नहीं पता तो देखो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 1, और k की वैल्यू कितनी है 150, ये आ गया इसका टाइम पीरियड। अगर विश्वास नहीं होता तो तुम 2 पाई रूट ऑफ म्यू बाई के से निकाल लो, 2 पाई रूट ऑफ म्यू बाई के, ये तो तुमने फॉर्मूला रटा होगा, ओरिजिनल फॉर्मूला देखो, ओरिजिनल फॉर्मूला। तो 2 पाई रूट ऑफ म्यू, ओरिजिनल वाले का म्यू कितना है, 2 × 1/3, ये म्यू है, और के ओरिजिनल स्प्रिंग का कितना था, 100 था। यू कैन सी सेम आंसर। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। तो गाइज ये जो मैंने भी किया ना, 2 ब्लॉक सिस्टम को सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया, बहुत ही रिवॉल्यूशनरी मेथड है, समझ रहे हो। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, एंड देन वी विल सी द टीजर ऑफ द डे। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन नाउ। इसमें जो है बेसिकली अगेन दिस द सेम क्वेश्चन, इसमें इस बार हमने वेलोसिटी की जगह फोर्स लगा दिया है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, देखो ये अगेन 2 kg था, ठीक है, और ये 1 kg है, ठीक, एंड अगेन k इज 100 Newton per meter, ठीक है, एंड k is 100 Newton per meter, ठीक है, and we have applied a force of 30 newtons on this block system, right? Now we want to find the maximum extension again. फिर से मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें 3 मेथड से करके दिखाता हूँ। तीनों मेथड में मेथड नंबर 2 अच्छा है, मेथड नंबर 3 भी सही है, मेथड नंबर 1 बेकार है। मेथड नंबर 1 ग्राउंड फ्रेम में है, और वो अपन कभी यूज नहीं करते, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैं मेथड नंबर 1 से भी करके दिखाता हूँ ग्राउंड फ्रेम में। ठीक है, मैं क्या करना है, इनिशियली स्प्रिंग रेस्ट पे थी, ब्लॉक 1 पे 30 न्यूटन की फोर्स लगा दी, ठीक है, और मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है, ठीक। अगेन अब जैसे मैक्सिमम एक्सटेंशन के समय एक बार पिक्चर बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स से जो ये तो हमें पता है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन के समय दोनों की स्पीड सेम हो चुकी होगी। लेट्स से ये भी v से मूव कर रहा है, ठीक है, और ये भी v से मूव कर रहा है, ठीक है। लेट अस से इसका डिस्प्लेसमेंट x2 हुआ है मैक्सिमम एक्सटेंशन तक, मतलब ये ब्लॉक आगे चला गया होगा ना, ऐसे करके करते काफी आगे चला गया होगा, ठीक है, एंड वैसे ही ये वाला राइट वाला ब्लॉक भी आगे चला गया होगा, ठीक है। एंड लेट अस से तो जो ब्लॉक 1 का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, x1 हुआ है। अब डेफिनेटली अगर एक्सटेंशन है तो फिर 1 ज्यादा चला होगा 2 से, है ना, 1 ज्यादा, जितना ज्यादा चला है वही तो एक्सटेंशन है। तो बेसिकली व्हाट वी वांट टू फाइंड x1 माइनस x2 की मैक्स वैल्यू, राइट। इसी को हम x मैक्स कह देते हैं, ठीक है, x1 माइनस x2 को ही हम x मैक्स कह देते हैं, विच इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। मेक सेंस, ठीक है। अब फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस समय दोनों ब्लॉक सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, हेंस जो सेंटर ऑफ मास है वो भी v स्पीड से जा रहा होगा, ठीक है। तुम ऐसे समझ सकते हो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है, 2 इंटू वेलोसिटी प्लस 1 इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाई 3। और वैसे भी अपन अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो फिर सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी सेम आएगी। अगर सिस्टम में सारे ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे तो सेंटर ऑफ मास भी उसी वेलोसिटी से मूव करता है, यानी सेंटर ऑफ मास भी v वेलोसिटी से जा रहा होगा, राइट। नाउ
कैन यू टेल मी, अगर मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन बता सकते हो? सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन कैसे लिखा जाता है? एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एम, याद है ये बात? एफ एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास, ये होती है सेंटर ऑफ मास की एक्सलेशन। इस सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो तो खाली 30 है, ठीक है, और टोटल मास कितना है? 3 है, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन हो गई, जो कि कांस्टेंट है। ठीक, सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे था। हमने इनिशियली ना तो 2 केजी के पास वेलोसिटी थी, है ना, और ना तो 1 केजी के पास वेलोसिटी थी, तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे था। तो देखते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v कब होगी। तो हमने क्या किया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस लगा दिया सेंटर ऑफ मास के ऊपर। ये क्वेश्चन मैं किसके ऊपर यूज कर रहा हूँ? सेंटर ऑफ मास के ऊपर। ठीक, तो यू तो 0 है, एक्सेलरेशन कितना है? 10, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सेंटर ऑफ मास का? तो डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का लिखा जा सकता है 1 इंटू एक्स वन प्लस 2 इंटू एक्स टू। देखो ये 1 है, ये x1 है, तो 1 इंटू एक्स वन, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स टू डिवाइड बाई 1 प्लस 2। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, मैंने कहा ये मेथड अच्छा नहीं है, बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी में बता रहा हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। जो 1 केजी ब्लॉक पे 30 न्यूटन का वर्क डन कितना आया? तो 30 इंटू एक्स वन है ना, एक्स वन ये आगे गया है, 30 इंटू एक्स वन इतना वर्क डन आया, ठीक है, 30 इंटू एक्स वन ये वर्क डन आया। अब सोचो ये वर्क डन कहाँ कहाँ गया? एक तो ब्लॉक वन की काइनेटिक एनर्जी में आएगा, ठीक, और एक ब्लॉक टू की काइनेटिक एनर्जी में आएगा, ठीक, एंड रिमेनिंग कहाँ पे जाएगा? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा, ठीक, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। ठीक, तो ब्लॉक वन के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है? हाफ इंटू वन इंटू वी स्क्वायर। ठीक, ब्लॉक टू की कितनी काइनेटिक एनर्जी है? हाफ इंटू टू इंटू वी स्क्वायर। ठीक, स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? तो स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आया होगा? एक्स वन माइनस एक्स टू, हाफ इंटू के इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर। ठीक, बस यहां से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा दिखाता हूँ अभी। कलर थोड़ा सा अपन ब्लू चूज कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये तो 30x1 लिखा ही हुआ है, ठीक है। ये देखो ये वी स्क्वायर बाई टू लिखा है और ये वी स्क्वायर लिखा है, तो ये कितना हो गया? 3v स्क्वायर बाई टू। ठीक, के की वैल्यू 100 सब्स्टिट्यूट कर दो तो आ जाएगी 50, और यहाँ पे आ जाएगा x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ से ये देखो ये 3 है और ये 2 है, इस इक्वेशन से तुम्हें 3v स्क्वायर बाई टू की 3 और 2 को एलएचएस पे ले जाओ, तो 3v स्क्वायर की बाई टू की वैल्यू क्या आ गई? 10 इंटू एक्स वन प्लस टू एक्स टू, ये आ गई। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 30x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 इंटू एक्स वन प्लस टू एक्स टू, ये आ गई, प्लस 50 इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म को एलएचएस पे लेके जाओ, तो 30x1 माइनस 10x1 क्या हो जाएगा? 20x1 माइनस 10 इंटू टू कितना हो जाएगा? 20x2। दिस विल बी इज इक्वल टू 50 इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर। ध्यान रखना एक्स वन माइनस एक्स टू ही हमें निकालना है, वही एक्सटेंशन है। तो यहाँ से एक फैक्टर एक्स वन माइनस एक्स टू का कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो बराबर तो है नहीं, तो फिर तो एक्सटेंशन ही जीरो हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा फैक्टर हमें आंसर दे देगा, तो एक्स वन माइनस एक्स टू की वैल्यू कितनी आ गई? 20/50, यानी कि 0.4, विच इज नथिंग बट एक्स मैक्स। तो ये आ गई मैक्सिमम एक्सटेंशन। I hope you would have understood. Yes, agreed, not a very good method, but there is no harm in knowing this. ठीक है, अभी अच्छे मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, दिस इज इन द ग्राउंड फ्रेम, हमने ग्राउंड फ्रेम में इस क्वेश्चन को किया है, ठीक है। अब मेथड टू देखते हैं, ठीक है। मेथड टू अगेन सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मैं क्या करूंगा? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में क्या करूंगा? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा, राइट। तो सबसे पहले तो तुम ये समझो कि सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कितनी है, तो वो हमने निकाली थी अभी। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन है 30/3, विच इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास पे अपन खड़े हो जाते हैं। तो जैसे अपन सेंटर ऑफ मास पे खड़े होंगे तो सबसे पहले क्या होगा? सेंटर ऑफ मास रुक जाएगा,
क्योंकि कोई भी चीज अपने फ्रेम में मूव नहीं करती। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि सेंटर ऑफ मास एक्सिलरेटेड है, hence it's a non-inertial frame. Therefore, what you will have to do, you will have to apply a pseudo force on both the objects. Because हम कोई भी काम अगर नॉन inertial फ्रेम में करेंगे तो फिर pseudo force तो लेना पड़ेगा, राइट? तो 1 kg पे कितना pseudo force आएगा? सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन राइट की तरफ था, ठीक है? तो सेंटर ऑफ तो यानी कि 1 kg पे कितना आएगा? 1 into 10 लेफ्ट की तरफ। एंड सिमिलरली 2 kg पे कितना आएगा? 2 into 10 लेफ्ट की तरफ। तो कैन वी रीड्रॉ द सिचुएशन? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में 2 kg पे 20 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा, ठीक? और मैं वो जो 30 और 10 है 1 kg के ऊपर, इसका रिजल्टेंट लिख दूं 30 और 10 का। भाई हमेशा कांस्टेंट 10 लगता रहेगा और हमेशा 20 लगता रहेगा, ठीक है? सॉरी, हमेशा 30 और हमेशा 10 लगता ही रहेगा, तो इसका रिजल्टेंट 20 लिख देते हैं, ठीक है? और ये रही कॉम। ऐसे एक बात ध्यान रखो, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कभी नहीं आ सकता। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में नेट एक्सटर्नल फोर्स, देखो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स होता है मास इनटू एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ही एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो उसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ही सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन आ गया। वो तो पॉसिबल है नहीं। इसलिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये जो तुम देख रहे हो 20 लेफ्ट में आया और 20 राइट में आया, ये कोइंसिडेंसली आ गया। कोइंसिडेंस नहीं है ये, एकदम हमेशा ऐसा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में एक्सटर्नल फोर्स आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक? तो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट हैज टू बी, इट्स अ सर्टेनिटी, ऐसा ही होगा, ठीक है? बस अब सेंटर ऑफ मास पे एक ब्लैक मैन को बैठा दो, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ब्लैक मैन क्या दिखेगा कि भाई 2 kg लेट से x2 जाके रुक चला। अब ये x2 सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में 2 kg का डिस्प्लेसमेंट है, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में 2 kg यहाँ पे जाके चला और रुक गया और फिर वापस आएगा। तो जिस समय रुका वही हमने x2 कह दिया, वही मैक्सिमम एक्सटेंशन है। सिमिलरली ये 1 kg कुछ x1 चला, ठीक है, और रुक गया, फिर रुक के वो वापस आएगा, बट हमें वापस आने से मतलब नहीं है। अब ये जो ब्लैक मैन है कहेगा कि भाई 2 kg पे 20 न्यूटन ने कितना वर्क किया? वो है 20 इंटू x2। और 2 kg और 1 kg पे 20 न्यूटन ने कितना वर्क किया? तो वो है 20 इंटू x1, ठीक है? ये वर्क डन कहाँ चला गया? सिंस ब्लॉक यहाँ पे जाके मोमेंटरली रुक गया है, मैक्सिमम एक्सटेंशन आई है ना, तो रुकना पड़ेगा ना ब्लॉक को, और यहाँ पे भी ये ब्लॉक रुक गया है। Hence, this all work has been stored in the potential energy of the spring. Now, what is the extension in this spring? देखो ये x2 इस तरफ गया और ये x1 इस तरफ गया, तो एक्सटेंशन कितना आया? x1 प्लस x2, तो हाफ इंटू 100 इंटू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, राइट? तो यहाँ से यू कैन सी एक फैक्टर x1 प्लस x2 का कैंसिल हो जाएगा, राइट? और ये 2 इस तरफ आ जाएगा, डिवाइड बाई 100, दिस इज इक्वल टू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। एक फैक्टर कैंसिल हो गया, सो अगेन यू गेट द सेम आंसर which is 0.4. This time, this time x1 plus x2 represents the maximum extension. I hope you would have understood. अब मेथड नंबर 3 से देखते हैं। अगेन आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस सिस्टम इन दी सिंगल ब्लॉक, ठीक है? तो इस बार भी कॉम फ्रेम में करेंगे, बट इस बार सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करके करेंगे, ठीक है? जैसे पहले किया था वेलोसिटी वाले केस में। तो अगेन मान लो कॉम यहाँ पे है, राइट? नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू लुक एट द राइट पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है? तो मैं राइट पार्ट ऑफ द सिस्टम को ही बना देता हूँ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? कॉम एक्सिलरेटेड है, ध्यान रखना, कॉम एक्सिलरेटेड है, इसलिए स्यूडो फोर्स तो लगा ही लेंगे। तो एक 10 न्यूटन का स्यूडो फोर्स यहाँ लग गया था और एक 30 न्यूटन लग रहा था ऑलरेडी। कॉम के फ्रेम में फोर्स क्या हो गया? 20 न्यूटन, ठीक है? के कितना आया? के 150 आया, राइट? क्योंकि हम खाली इस स्प्रिंग को देख रहे हैं, ठीक? तो अब अभी बताया था ये स्प्रिंग रिलैक्स स्टेट में है इनिशियली, एक 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग? तो यस, आंसर इज एक्सटेंशन कितनी आ जाएगी? x1 मैक्स कितनी आ जाएगी? 2f बाई के, यानी कि 40 अपॉन 150, राइट? 2f बाई के यानी 40 अपॉन 150। अब तुम्हें x2 मैक्स निकालने की जरूरत नहीं है। x2 मैक्स क्या होगा?
भी बताया था, अगर 1 kg 2 मीटर चल रहा है तो 2 kg 1 मीटर चलेगा, अगर 1 kg इज गोइंग 2 मीटर्स तो 2 kg इज गोइंग टू गो 1 मीटर, क्योंकि कॉम फ्रेम है। कॉम फ्रेम में कभी भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉम नहीं हो सकता। यानी कि अगर x1 मैक्स की वैल्यू 40/150 आई है, ठीक है, तो इन द मीन वाइल x2 मैक्स कितना हुआ होगा, 20/150। यानी x मैक्स कितना हो गया, देख लो, आंसर ही खत्म खत्म हो गया भाई। मजा आ गया कि नहीं, बताओ तुम मुझे। 0.4 आंसर। अंडरस्टूड। सो गाइज आई होप यू हैव लव्ड टुडे सेशन। अभी अपन इस सीरीज में कुछ कंटेंट और लाएंगे स्कॉम फ्रेम की इम्पोर्टेंस को दिखाते हुए। इट्स अ वंडरफुल फ्रेम माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग फ्रेम होता है ये, ठीक है। एंड लेट्स सी द टीजर क्वेश्चन फॉर द डे। सो गाइस दिस इज द टीजर क्वेश्चन फॉर द वीक। इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली एटवुड मशीन की जगह, मतलब एटवुड मशीन में हमने स्ट्रिंग की जगह एक स्प्रिंग यूज कर ली है। सो यू कैन सी दिस स्प्रिंग, ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, एंड इनिशियली द स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ विद, एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे एक ब्लॉक m मास का लगाया गया और यहाँ पे एक 2m मास का लगाया गया। Now the system is released from this state and you have to find the maximum extension in this spring. So this is the teaser question of the day. If you are able to solve this question, then I would like to hear from you. You can send your solution to eklavyasupport@vedantu.com. The headline should of the mail should be teaser solution colon subject name, that is physics. So basically, अगर तुम इसका solution भेजते हो and we like it, then we will reply to you and you can stand a chance to be taught absolutely free from the Eklavya team. So guys, I hope you would have loved today's session and I'll bring some more content in the com frame in the next week. So see you till then. Thank you. Bye bye.